बैठिए। अपने बारे में बोर्ड को बताइए बिना अपनी व्यक्तिगत जानकारी दिए हुए। मैम, मैंने अपनी 10th की पढ़ाई देवी पब्लिक स्कूल बरकाकाना रामगढ़ झारखंड से की है। वहीं से मैंने अपने 12th की भी पढ़ाई की है और फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से इकोनॉमिक ऑनर्स में किया है। फिलहाल मैं बिहार गवर्नमेंट में ऑडिटर के पोस्ट पे पंचायती राज विभाग में पोस्टिंग रोहतास में हूँ। आपकी रोहतास में पोस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। तो आप ऑडिटर के रूप में काम भी कर रहे हैं और EOR का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। जी। ये मुझे बताइए कि ऑडिटर के रूप में आप जो भी पंचायती राज में काम कर रहे हैं उसमें आपका क्या कार्य है? जी मैम, और मेरी जो पोस्टिंग है ना वो जिला पंचायती राज प्राधिकारी के कार्यालय में है। तो वहाँ पे अभी फ़िलहाल जो व्यवस्था है उसमें 2 ऑडिटर्स वहाँ पे पोस्टेड हैं। इनका काम है मैम कि ऑडिटिंग का जो रिसिप्ट वाला सेक्शन है उसको देखना, और एक जो ऑडिटर है उनका काम है एक्सपेंडिचर वाले सेक्शन को देखना। तो अभी हम लोग को काम का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे को निर्देश मिला है उसमें ये है कि मैम कि जो भी जिला में प्राप्त होगा फंड तो उसका हम लोग को पूरा लेखा प्रबंधन करना है और उसका व्यय इस तरह से पारदर्शी तरीके से हो यह सुनिश्चित करना है। उसमें देखना है कि जो भी सरकार का एक मद है, जिस मद से सरकार दे रही है पैसा खर्च करने के लिए, उस मद से पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सक्षम प्राधिकार के द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके साथ ही अगर जो DLFA और AG की जो अंकेक्षण प्रतिवेदन है ना, तो उनका निराकरण करना भी हमारा काम है। और साथ ही आंतरिक अंकेक्षण पंचायती राज विभाग में उसको सुदृढ़ करने का भी काम हमें मिला है। जी, अभी आपने कहा इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटिंग की बात। ये मुझे बताइए कि इंटरनल ऑडिटिंग और एक्सटर्नल ऑडिटिंग क्या होता है? अगर किसी आम इंसान को समझाना हो जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो इन सब की, तो आप मुझे एकदम सरल भाषा में बताइएगा कि क्या होता है। मैम, इंटरनल ऑडिटिंग एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है जिसमें किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोगों की नियुक्ति करते हैं जहाँ पे वो नज़र बना के रखते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे का जो लेन देन है वो किस तरह से हो रहा है, दिए हुए नियमों के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आप एक मतलब साल भर उसमें लगे हुए रहते हैं, मतलब साल भर मॉनिटरिंग होती है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटिंग में क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी मतलब बाहर से कोई संस्था आती है, वो साल में कभी 1 बार या 2 बार आके ऑडिट करती है और वो बताती है कि मतलब कि उस संस्थान का वित्तीय लेन देन किस तरह से है। ठीक है, दोनों अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए आपका EOR में सिलेक्शन हो जाता है। यस मैम। तो आप किस विभाग के अंदर कार्य करेंगे? मैम, जो मुख्य होगा वो हमारा फाइनेंस वित्त विभाग के अंदर में होगा, लेकिन जो हमें ऑडिटिंग का जो कार्य मिलेगा वो जिला में जितने भी विभाग हैं सरकार के जहाँ पे वित्तीय लेन देन होता है उसमें हमारी मतलब हमको अंकेक्षण के लिए भेजा जा सकता है। मुझे बताइए आप कितने विभागों का इंटरनल और कितने विभागों का एक्सटर्नल ऑडिट करेंगे? मेनली मैम ये जो है हमारा EOR का पोस्टिंग होगी वो एक एक्सटर्नल ऑडिटिंग के तौर पे होगी। वित्तीय विभाग का मतलब हम लोग मेन कर्मचारी होंगे, लेकिन बाकी जितने भी विभाग होंगे उनके साथ एक्सटर्नल ऑडिटिंग करेंगे। तो अगर मैं नंबर में पूछूं तो अभी कितने आप एक्सटर्नल ऑडिटिंग का काम कर सकते हैं? बिहार सरकार में फिलहाल 40 विभाग आते हैं मैम, तो अगर जहाँ भी वित्तीय लेन देन होगी मैम उन विभागों में हमारा। आप श्योर है कि 40 आते हैं? अभी सुना है कि एक नया विभाग जुड़ा है। सॉरी मैम, इसको मैंने नहीं पता। ठीक है सर। आप पंचायती राज विभाग में कार्यरत हैं। जी सर। पंचायती राज विभाग में अभी कौन मंत्री हैं? जी सर, माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी। माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी मंत्री हैं। आपने ऑडिट का कार्य किया है कभी या देखा है? देखा हूँ सर, मतलब किस तरह से होता है। जब हमारे यहाँ हो रहा था बाहर से DLFA की कुछ टीम आई हुई थी तो आप बार बार DLFA बोलते हैं, DLFA का मतलब क्या होता है? सर DLFA मतलब बिहार सरकार में DLFA का फुल फॉर्म? जी सर, डायरेक्टोरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट, यानी स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय। इसका काम एक्सटर्नल ऑडिटिंग का होता है। मतलब बिहार सरकार के जितने भी विभाग हैं उसका एक बार वो मतलब कि बाहरी अंकेक्षण करती है और बताती है कि क्या स्थिति है उस विभाग की। ठीक है, तो आपने अंकेक्षण का कार्य देखा कभी? जी सर, हमारे यहाँ DLFA की जब ऑडिटिंग हुई थी तो हमें उसके साथ कोऑर्डिनेट किया गया था, तो हमने देखा था। तो फिर क्या किया उन्होंने, क्या प्रोसेस अपनाया? और सर उसमें कुछ मतलब कि प्रतिवेदन थे तो उनका कॉम्प्लायंस करवाना था।
तो वो वहाँ बता रहे थे कि किस तरह से मतलब क्या क्या कटौतियाँ होती हैं जो उसमें नहीं थी, और उसका मतलब किस तरह से उसका रिपोर्ट बना के फिर भेजा जाता है नीचे स्तर पे, और फिर कैसे उसको फिर से प्राप्त करके एजी ऑफिस में उसको सबमिट किया जाता है। तो इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जानने को मिला सर। अच्छा। तो एक ऑडिटर अगर किसी कार्यालय में जाते हैं जी सर, ऑडिट करने के लिए, जैसे आपने देखा है, तो सर्वप्रथम क्या देखेंगे? सर्वप्रथम सर वहाँ पे जो संधारित पंजियाँ हैं, जिसमें रोकड़ बही पंजी, बैंक मासिक विवरणी पंजी, और फिर बैंक पासबुक देखेंगे सर, और योजना पंजी देखेंगे सर। फिर वहाँ पे अगर संधारित परिसंपत्ति पंजी हो तो वो देखेंगे सर, स्टॉक पंजी है तो वो भी देखेंगे। इस तरह से अगर वहाँ पे कोई योजना पंजी से जुड़ा कोई कार्य हुआ है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल अप्रूवल मिला है कि नहीं सर, इसको भी देखेंगे सर। तो आपने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जी सर। एक टेक्निकल अप्रूवल, जी सर। दोनों एक है या अलग अलग है? दोनों अलग है सर। तो क्या है दोनों में अंतर? सर जब कोई कार्य करना होता है तो उसके पहले एस्टीमेट बनता है, उसका मेजरमेंट होता है, तो वो मेजरमेंट और उसके बेसिस पे जो एस्टीमेट बनता है तो उसको जब हम लोग जूनियर इंजीनियर या फिर और भी कोई उससे रिलेटेड कोई अगर मतलब ऑफिशियल उनसे जब हम उनका अप्रूवल लेते हैं तो वो टेक्निकल अप्रूवल होता है। और लेकिन जब उस कार्य को करने के लिए जो मतलब अधिकारी जिम्मेवार हैं, कार्यपालक अधिकारी, जब हम उनसे अप्रूवल लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अच्छा, सक्षम प्राधिकार होते हैं। जी सर। सक्षम प्राधिकार का मतलब क्या होता है? सर जैसे मैंने अभी कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सर सक्षम प्राधिकार से ही लिया जाता है। सक्षम प्राधिकार का मतलब है कि जिन्हें पैसे खर्च करने का अधिकार हो किसी भी योजना से रिलेटेड। तो आपके सक्षम प्राधिकार कौन है जहां आप काम कर रहे हैं? जी सर, हमारे यहाँ सक्षम प्राधिकार श्री रविकांत सिन्हा है सर, जो DPRO है, मतलब जिला पंचायती राज पदाधिकारी हैं वहाँ पे रोहतास में। जिला पंचायती राज पदाधिकारी किस कैडर के होते हैं? सर मुख्यतः बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आते हैं। बिहार पंचायती राज सेवा से नहीं आते हैं? आते हैं सर, लेकिन मुख्यतः हमारे यहाँ जो मतलब सर एक ही जिला पंचायती राज पदाधिकारी हैं जो बिहार पंचायती राज सर्विस से आए हैं, बाकी जितने भी हैं सर वो सब बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ही आए हैं। अच्छा, आप एक होता है AC, एक होता है DC। जी सर। दोनों के बारे में बता सकते हैं कि दोनों क्या होता है? जी सर, AC का मतलब होता है सर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंसी बिल। जब भी किसी अधिकारी को अगर कुछ आवश्यक अचानक से खर्च आता है सर, तो वो उसके बारे में पहले एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंसी बिल जनरेट करता है, फिर 6 महीने के अंदर उसको उसी से रिलेटेड एक डायरेक्ट कॉन्टीजेंसी बिल जनरेट करना होता है ताकि वो AG के ऑफिस में वो समायोजित हो सके सर। हर AC बिल का एक DC बिल होता है सर। डायरेक्ट कंटीजेंसी होता है या डिटेल कंटीजेंसी? सॉरी सर, डिटेल कंटीजेंसी। ठीक है। तो डिटेल कंटीजेंट कितने दिन में पेश करना होता है? ये नहीं पता सर। अभी तो आपने बताया था 6 महीने में। जी सर। अच्छा, एक होता है UC का नाम आपने सुना है? जी सर। जब पंचायती राज विभाग में आप काम कर रहे हैं, पंचायती राज विभाग में बहुत सारी राशियों की UC अभी बकाया है। जी सर। कितनी राशि की UC बकाया है, कुछ बता सकते हैं? सर जहाँ तक मैंने जहाँ तक सुना है सर, कुछ 57,000 करोड़ की राशि बकाया है। 26,000 करोड़ रुपए की UC का मतलब क्या होता है? सर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है। मतलब सर जो भी सरकारी पैसा निकलता है अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से, तो उसका मतलब खर्च होने का एक सर्टिफिकेट हमें ट्रेजरी में जमा करना होता है, और वो ट्रेजरी UC किस पैसे का बनता है? आपने बनाया एप्रोप्रिएशन बिल। जी सर। एप्रोप्रिएशन बिल क्या सरकार में होता है या ये तो असेंबली में होता है? जी सर, बिल मेरा कहने का मतलब था कि सर जो भी कंसोलिडेटेड फंड से या फिर कंटीजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट से जो भी पैसा निकलता है लेजिस्लेचर के माध्यम से, तो उसका सर लेजिस्लेचर को फिर मतलब एग्जीक्यूटिव को जवाब देना पड़ता है, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर मिल जाता है सर, तो उसका मतलब है कि जो भी पैसा मिला था हमको फंड से, उसका मतलब यूटिलाइजेशन हो गया सर, जहाँ खर्च होना था वो सही से खर्च हो गया। तो उसी का एक सर्टिफिकेट होता है सर, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, ये किस फॉर्म पे भरा जाता है? सॉरी सर, देखा नहीं सर यूटिलाइजेशन। 142A। थैंक यू सर। ठीक है सर। आपने माल्थस का सिद्धांत पढ़ा होगा, माल्थस का Yes, पढ़े हैं? आपने देखा होगा कि माल्थस का सिद्धांत का प्रभाव किसी देशों को नहीं देखा गया। जी ऐसा क्यों हुआ?
सर माल्थस का जो सिद्धांत था उसमें बोला गया था कि एक समय मतलब कि पॉपुलेशन इतना बढ़ जाएगा सर कि नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत स्कार्सिटी आ जाएगी, जिसके चलते मतलब लिविंग सब मतलब आदमी जिंदा रहने के लिए सरवाइव नहीं कर पाएगा और एक कंपटीशन की भावना आ जाएगी लोगों के बीच में। लेकिन सर देखा यह गया कि मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो उस मतलब कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हुआ उतने स्पीड में नहीं हुआ जितना मतलब कि एक समय के बाद पॉपुलेशन का जो ग्रोथ का जो बढ़ने का स्पीड था वो धीरे धीरे कम होता गया, और इसलिए चलते नेचुरल रिसोर्सेज की स्कार्सिटी उस लेवल पे, जिस लेवल पे माल्थस ने कही थी उस लेवल पे नहीं हुई। तो सिर्फ हमारे पास रिसोर्स था इसलिए ऐसा हुआ। जी सर। अच्छा, जी बताइए कि भारत जो है वो मेरीन सिक्योरिटी को लेकर इतना क्यों चिंतित नजर आ रहा है? जी सर, उसके कुछ कारण है सर। जो हमारे बगल में चाइना कंट्री है सर, तो उसका जो स्ट्रेटजी है सर वो इंडिया पे दबाव बनाने की स्ट्रेटजी है, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का स्ट्रेटजी अपना के इंडिया के जितने भी बगल में पड़ोसी आइलैंड है उन सबको अपने तरफ करना चाहता है और वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। और इंडिया एक बड़ा कंट्री है और उसका ट्रेड का ऑलमोस्ट 60% जो ट्रेड का जो वॉल्यूम होता है सर और वैल्यू होता है वो सी के माध्यम से ही होता है। तो अगर इंडिया अपना सी को सुरक्षित नहीं करेगा तो सर उसे फिर ट्रेड में वो लॉस भी होगा और एक इकोनॉमिक पावर भी नहीं बन पाएगा सर। ठीक है, ये बताइए कि क्या भारत सरकार की मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट दिल्ली और बीजिंग के बीच दूरियां बनाने में कोई भूमिका रहा है इसका? जी सर, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पावर को शो करता है सर, और चाइना अभी वर्ल्ड का इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सर अगर हमारे प्रोडक्शन बढ़ाने से किसी दूसरे देश का प्रोडक्शन कम होता है तो एक कंपटीशन की भावना आ जाती है सर। तो ये भी एक फैक्टर रहा है कि हमने हमेशा इंडिया मतलब चाइना को चाइनीज मेड गुड को मतलब कि अपने यहाँ रिस्ट्रिक्ट किया है सर इंपोर्ट पॉलिसीज के माध्यम से, और अपने गुड्स को प्रमोट किया है। तो थोड़ा सा सर इसके चलते कंपटीशन के चलते चाइना के साथ हमारा रिलेशन में थोड़ा भी। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वर्तमान समय में दुनिया दो ध्रुवों में, दो पोलों में बंट रहा है? जी सर। क्यों ऐसा लग रहा है? क्या यह संभव है कि दुनिया दो ध्रुव में बंट जाए? सर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यूक्रेन का जो वॉर है अभी सर, तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से एक तरफ रशिया और उसके जो एलाइज कंट्री हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है इसको छोड़ देते हैं। क्या ऐसा संभव है कि दुनिया दो ध्रुवों में बंट कर रह जाएगा? सर जहाँ तक भाग संभावना की है तो ऐसा हो सकता है सर। दुनिया एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंडेंसी हो चुका है दूसरे पर। जी कैसे संभव हो सकता है सर? अगर मतलब कि जिस तरह से अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है सर, यूएस और चाइना दोनों ही एक सुपर पावर है कहीं ना कहीं। अगर ये दोनों कंट्रीज अपने आप में अगर कॉपरेशन नहीं करती हैं सर, तो दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के मतलब और कंट्रीज को अपने तरफ करने की कोशिश कर रही हैं सर। एक इंडिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी देशों पर दबाव है सर कि किसी न किसी ब्लॉक को ज्वाइन करने का। तो ऐसी अगर स्थिति कंटिन्यू रहती है, अगर दोनों सुपर पावर अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती है वर्ल्ड पीस के लेकर, तो सर ऐसा संभव है कि फिर से हमें कोल्ड वार की तरह दो धर्मों में दुनिया को बंटते हुए देख सकते हैं। नेटो कितना प्रासंगिक है? सर यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद नेटो फिर से प्रासंगिक हो गया है सर। यूरोपियन कंट्रीज, और जैसा हमने देखा है कि अभी और भी कंट्रीज जुड़ी हैं सर नेटो में, तो इससे दिख रहा है कि कैसे नेटो का एक्सपेंशन हो रहा है सर। तो नेटो देश है, उन देशों का चीन के प्रति क्या नजरिया है? सर चीन क्योंकि एक बढ़ता हुआ सुपर पावर है तो डायरेक्टली तो नहीं कन्फ्रंट करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें पता है कि पैसिफिक ओशियन में चीन एक मतलब इमर्जिंग और डेंजरस प्लेयर हो सकता है नेटो के लिए। 2047 का भारत को आप किस तरह से देख रहे हैं? सर जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की संकल्पना है कि एक विकसित भारत 2047 तक हम लोग तैयार करेंगे, तो मैं भी देखता हूँ कि आज मतलब कि 2047 तक हम विकसित भारत में होंगे सर। उस विकसित भारत में क्या सिर्फ हमें जीडीपी नजर आएगा या फिर लोगों का कल्याण भी होगा? सर जैसा कि अभी एसबीआई की रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि 5 से 10 लाख के बीच में जो आय कम करने वाले लोग थे तो उनकी आबादी उनका मतलब जो आबादी 295% बढ़ा है, और 10 लाख से ज़्यादा कमाने वाले लोगों का भी आबादी अराउंड 200% बढ़ा है। तो इनइक्वालिटी में कहीं ना कहीं कमी आ रही है सर। और सरकार का एक ये स्कीम भी है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी लोगों तक पहुंचाए। जिस तरह से हम लोग देखें उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, फिर हमने और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं देखी हैं
तो इससे हमें लगता है कि 2047 का भारत अभी से ज़्यादा समृद्ध होगा, ज़्यादा विकसित होगा और ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं के साथ होगा। यदि एसबीआई का रिपोर्ट इतना बेहतरीन है कि लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो 80 करोड़ की एक सीमा रेखा मारते हैं, जिनको सरकार फूड असिस्टेंस दे रहा है, ये सब कौन लोग हैं? सर जैसे मतलब कि दो अलग अलग कंडीशन है। एक मिडिल क्लास है सर, हमारा मिडिल क्लास के बेस में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी भी हमारे जो लोअर सेगमेंट है सर, तो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत है कि उनको अगर मूलभूत सुविधाएं दिया जाए, क्योंकि सर फूड एक बेसिक राइट है और हमारे यहाँ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक करके 2013 में एक्ट लाया गया था जो फूड का एंटाइटलमेंट का राइट प्रोवाइड करता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और कोरोना महामारी से जो इम्पैक्ट पड़ा है इन निम्न वर्गीय लोगों पर, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये 80 करोड़ पीपल को ये फूड का असिस्टेंस प्रोवाइड किया है सर। मिशन दक्ष का नाम सुना है? सुना हूँ सर। क्या है ये? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि इंडिया और मालदीव के बीच में इशू चल रहा है। जी क्या है ये इशू? मैम, अभी मालदीव्स में रिसेंट इलेक्शंस हुआ था, उसमें जो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है पीडीपी की, वहाँ पे पीएमपी की, तो उन्होंने वो इंडिया आउट कैंपेन चलाया था और उसके फलस्वरूप वहाँ पे उसकी सरकार, वहाँ पे मोहम्मद मुइज़ू की सरकार बनी है। तो उसके चलते मैम उनकी सरकार बनने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए कि मतलब इंडियन आर्मी के जो पर्सनल थे वहाँ पे उनको उन्होंने बाहर किया, प्लस इंडिया का जो ट्रेड रिलेशंस था तो उसमें कुछ उसके इम्पैक्ट्स हमने देखा है मैम। तो जिसके चलते वहाँ पे एक मतलब डिप्लोमेटिक मतलब मालदीव गवर्नमेंट की जो नई गवर्नमेंट है वो डिप्लोमेटिक इंडिया से दूरी बनाना चाहती है और चाइना से वो नज़दीक जाना चाहती है। ठीक है, इंडिया से दूरी बना रही है और चाइना से नज़दीक आ रही है। जी मैम। इसके लिए आपको कहा जाए कि कुछ फैक्टर बताने के लिए आप किस फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, तो उनकी दृष्टि से क्या है वो फैक्टर्स? मैम मेरे हिसाब से जो इंडिया का जो वहाँ इन्वेस्टमेंट है तो वो प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन का टाइम है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो इंडिया के लिए एक निगेटिव फैक्टर हो जाता है। और दूसरा बात, जहाँ तक चाइना की सवाल है मैम, तो चाइना ने काफ़ी हेविली इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके चलते मालदीव्स में चाइना का बहुत ज़्यादा ऋण है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक मोहम्मद मुइज़ू की एक डिसीजन है कि अगर उन्हें चाइना के नज़दीक जाने से अगर उनका जो कुछ डेप्थ में कमी आ सके और इन्वेस्टमेंट और प्रमोट कर सके अपने कंट्री में, तो ये उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए ये डिसीजन लिया है। क्या आप इसको चाइना की डेप डिप्लोमेसी मान रहे हैं? यस मैम, ये डेप टैप डिप्लोमेसी हो सकती है। जी मैम। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये मुझे बताइए कि आपने इकोनॉमिक्स विषय चुना है, इसका आपको क्या फ़ायदा मिलेगा इस पोस्ट पर? जैसे मैम इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि किस इनकम और एक्सपेंडिचर का किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है, और इकोनॉमिक्स में स्टडी भी करना होता है कि कैसे एक हाउस होल्ड को मैनेज किया जाता है। उसी तरह से उन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज़ करके मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में देखूंगा कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को हो रही है तो उसका जो स्टेटमेंट्स वो कितनी तरह से एक्यूरेट है, और पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए गवर्नमेंट पे, उसको इंश्योर करने का कोशिश करूँगा। चलिए बात है। एक अंतिम प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि आपके विचार से एक अच्छे ऑडिटर में कोई 2 गुण जिसको आप इम्पोर्टेंट मानते हैं वो होने चाहिए। मैम फर्स्ट ऑनेस्टी होनी चाहिए मैम, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, चलिए आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। अभिषेक रंजन आ जाइए, फीडबैक।